हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब ब्राइट फ्यूचर क्लासेस ऑनलाइन। लास्ट क्लास में बच्चों ने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक सर्किट का टॉपिक था कि हम लोग अच्छी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करें, इसका डेरिवेशन कैसे करें। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि निरक्षी स्थिति में जो किसी डायपोल मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अच्छी स्थिति में क्या है। तो आओ हम लोग डिस्कस करते हैं निरक्षी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है डायपोल मूवमेंट कितनी होती है। और देखते हैं सबसे पहले डायपोल मूवमेंट क्या होता था। डायपोल मूवमेंट होता था इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए एंड अपोजिट चार्जेस होना चाहिए और इनको मिलाने वाली लाइन ये। और हम लोग पढ़ना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन इसको बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं। और बच्चों कहां से देखो, एट डिस्टेंस x फ्रॉम डायपोल, डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस x पे। अब ये मान लिया डिस्टेंस क्या है x है, इधर निकाल लो चाहे तुम इधर निकालो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये मान लिया हमने ओरिजिन है इसका। और डायपोल मोमेंट का अगर ये डिस्टेंस l है इधर से तो वो से इतनी l मान। अगर आप टोटल l लोगे तो l/2 हो जाएगी। अगर आप ये 2l ले लोगे तो l हो जाएगी। ठीक है, मतलब जितनी लोगे दो पॉइंट की चीज आधी आधी हो जाएगी। अगर l लोगे तो l/2 हो जाएगा, 2l लोगे तो l हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे। और देखते हैं कैसे निकाली जाएगी, इसका डेरिवेशन करना है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। यहाँ पे कितनी पॉइंट, इस पॉइंट को मान लिया हमने ए मान लेते हैं। ठीक है, ए पॉइंट जो। अब देखो प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, जो प्लस चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है दूर जाती है। कहाँ जाती है भैया, दूर जाती है, रेडियली आउटवर्ड। और माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है उसने बताया था, अंदर की तरफ आती है, रेडियली इनवर्ड आती है। ठीक है, अब ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर जाने के पास आएंगे। अरे मान लो ये लाइन है, देखो मिलाने वाले को। ठीक है, अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएंगे बच्चों, दूर जाएंगे। अगर हम इसको 1 मान लें और इसको 2 मान लें तो 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, ये आ जाएगी, इसको E2 मान लिया। ठीक है, इसके कारण। और इसको मिलाने वाली लाइन ये है, ये वाली। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, माइनस से कहाँ आती है, अंदर की, तो माइनस से अंदर आएगी। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगी। ओके, अब देखो, अब ये आ गई, ये E1 है, ये E2 है, ऐसे समझो। जैसे कि अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गए। ठीक है, प्लस से दूर गई इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस से उसके तरफ आ गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला देखो हम लोग पढ़ चुके हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, अब R डिस्टेंस के 1/4 पाई, अगर E1 रखना है तो बच्चों ये वाली डिस्टेंस रखनी पड़ेगी, ये वाली डिस्टेंस नहीं रखनी पड़ेगी। ये चार्ज यहाँ पे तो ये तो डिस्टेंस रखोगे ना, और E2 E1 निकाला, ये डिस्टेंस रखेंगे। ठीक है, लेकिन हमें ये वाली तो डिस्टेंस पता ही नहीं है क्या है, ये वाली डिस्टेंस पता ही नहीं। हमें ये वाली पता है तो ये तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ये वाली डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे। ये अगर L है, अगर ये मान लिया थीटा है, हमें एंगल पता नहीं तो ये मान लिया थीटा है, और ये कितना है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब मान लिया देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया ऐसे, देखो ये समझना है। अब ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90, तो 90 माइनस थीटा से 90 घटाओ, कितना बचेगा बच्चों, थीटा बचेगा। तो ये भी थीटा आ जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, थीटे तो हो जाएगा। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं ये वाली डिस्टेंस, अब ये थीटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली अगर एक्सिस मान लें हम लोग,
ये वाली एक्सिस हमारा अगर वाई मान ले तो ये वाली एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाली क्या है, एक्स। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो जा रहा है इधर जा रहा है E2 और E1 इधर, तो दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, ये होगा बच्चों, कहाँ होगा, और देखते पहले। अब देखो ना तो ये एक्स डायरेक्शन में है ना वाई डायरेक्शन में, तो इसको सॉल्व करने क्या होता है, E2 और E1 के हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट करेंगे। कंपोनेंट मतलब घटक करेंगे। इसका E1 का कंपोनेंट कर लेंगे कि कंपोनेंट मतलब होता है E1 का प्रभाव वाई एक्सिस में किधर है और E1 का प्रभाव एक्स एक्सिस में कितना है। ऐसे E2 का प्रभाव देखेंगे वाई एक्सिस में कितना है और E2 का प्रभाव एक्स एक्सिस में देखेंगे कितना है, तो इस पे हम लोग कंपोनेंट कर। अच्छा ये वाली बच्चों डिस्टेंस निकाल लोगे, ये वाली, अगर ये देखो भैया हमें ये वाली डिस्टेंस काम नहीं, ये डिस्टेंस आर स्क्वायर जो है ये आर स्क्वायर, तो यही वाला तो रखोगे इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच ये वाली डिस्टेंस। तो ये पता पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर हमने मान लिया कर्ण का स्क्वायर निकाल, ये वाली में डिस्टेंस निकालनी, तो एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तो के का स्क्वायर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ये। तो बच्चों ये वाली डिस्टेंस क्या आ गई, ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई, और मान लिया हमने ये आर ही था निकालने, ठीक है, और के की जगह क्या लिख दें, आर लिख दें, तो हमारा आर निकल के आ गया, आर निकल के आ जाएगा बच्चों। अब लेकिन देखो ये आर आ गया, अब ई बराबर क्या हो जाएगा, ये आर यहाँ पे पुट कर देंगे, लेकिन अभी हमें इसके कंपोनेंट करने हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हम वाई डायरेक्शन में सॉल्व कर सकते हैं एक्स, लेकिन बीच में है तो इसको सॉल्व करने का तरीका एक ही होता है, दोनों के कंपोनेंट कर दो। तो कंपोनेंट करके देखिए, ये मान लिया पॉइंट ऐसे, देखो इसका कंपोनेंट E2 का कंपोनेंट पहले करें, तो E2 का कंपोनेंट इसके लंबवत कितना होगा, परपेंडिकुलर कितना होगा, जो थीटा होता है, देखो ऐसे कुछ ये है, ये है, ये मान लो रिजल्टेंट, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे, ये थीटा ये वाला यहाँ पे बना दिया, ठीक है, ये E2 है, ये E1 है, ये थीटा है, ठीक है। अब कंपोनेंट निकाल लें ये वाली। अब इसका कंपोनेंट जो E2 का कंपोनेंट जो E2, तो E2 का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होता है बच्चों E2 sin थीटा होता है, E2 sin थीटा, और इसका इधर कंपोनेंट क्या होगा, E2 cos थीटा, E2 क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा। तो जो पास होता है वो cos होता है, पास होता है cos होता है, जिसके दूर वाला sin थीटा। अब इसका हमने कंपोनेंट कर लिया तो इसका इफेक्ट खत्म हो गया, इसका हमने देख लिया प्रभाव y x डायरेक्शन में कितना है और x डायरेक्शन में कितना है। अब हम लोग देखते हैं कि E1 का प्रभाव y में कितना है। अब देखो E1 का कंपोनेंट करेंगे तो पास वाला cos हो जाएगा, तो इसी में हो जाएगा E1 cos थीटा, और इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा E2 sin थीटा, सॉरी E1 sin थीटा, ठीक है, E1 sin थीटा। अब देखो अब इसका भी इफेक्ट खत्म हो गया, तो ये कुछ सॉल्व कैसे नहीं आ गया, देखो ये था ऊपर कितना था, ऊपर देखो E2 sin थीटा है, E2 sin थीटा है, नीचे बच्चों कितना है, नीचे देखो E1 sin थीटा है, और इधर देखो E2 cos थीटा है और E1 cos थीटा। अब ये कंपोनेंट कर लिया। अब देखो E1 sin थीटा E2 sin थीटा दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों आपस में बराबर कैसे होंगे, देखो sin थीटा का मान जो भी आएगा sin थीटा ऐसे निकाल सकते हैं हम sin थीटा, लाल बटे कक्का पाइथागोरस प्रमेय के जो क्वेश्चन होते हैं, ये sin होता है, ये cos होता है, ये tan होता है, ठीक है। अब sin थीटा E1 का मान तो उतने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर, q बाय r स्क्वायर। तो इसको इक्वल एंड अपोजिट, जब कभी इक्वल और अपोजिट वेक्टर हुआ करें, मान लो इधर 5 है ऊपर 5 है, मान लो इसका वैल्यू 5 है, इसका सपोज कर लो इसका वैल्यू 5 है, तो अपोजिट वेक्टर जो हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, इसका इफेक्ट सारा खत्म हो जाएगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वेक्टर क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन, तो ये तो वाई डायरेक्शन वाले बच्चों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी नहीं। अब ये एक्स डायरेक्शन में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, किधर होगी, इधर। और दोनों वेक्टर जब एक साथ हुआ करें, दोनों वेक्टर जब एक साथ होते हैं तो उनके जो
सदिश राशियां होती है ऐड हो जाती है, दोनों अपोजिट होते हैं तो घट जाते हैं। अब इधर 5 था इधर 5 था, आंसर नेट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। लेकिन अब इधर देखो इधर भी E1 भी cos थीटा इधर ही जा रहा है, E2 cos थीटा भी इधर, दोनों एक साइड जाते हैं ना, जब एक साइड दोनों जाते हैं तो क्या होता है दोनों ऐड हो जाते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर मान लिया हमने, रिजल्टेंट, अब देखो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, और यही तुम्हें निकालना है। मान लिया E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। अब E1 cos थीटा E2 cos थीटा, भैया E1 और बराबर E2, यहाँ पे जितना E1 है यहाँ पे उतने E2 है। क्यों E2 है, अरे भैया ये देखो वैल्यू सेम है 1.45, Q भी सेम है, Q भी सेम, R भी सेम हो जाएगी, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये, तो बताओ E1 और E2 दोनों सेम हो जाएंगे, यस, और cos थीटा पहले सेम, तो E1 E2 सेम हो जाएंगे तो cos थीटा भी सेम। अब E1 कैसे देखो निकालो, आओ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग E1 निकाल देते हैं। E1 क्या हो जाएगा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन, थोड़ी देर के लिए हम इतने को क्या माने ले रहे हैं, k माने ले रहे हैं, चलो छोड़ो उसको, पूरा रख देते हैं। q r स्क्वायर बच्चों कितना है, r स्क्वायर ये वैल्यू नहीं रख सकते, x स्क्वायर प्लस इसको अंडर रूट हटा के ऐसे लिख दें, दिक्कत ना हो अगर कोई। जब रूट हटता है तो बच्चों क्या हो जाता है 1/2 आ जाता है, 1/2, तो x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 1/2, और इसका फिर से r स्क्वायर है, फिर से क्या है r स्क्वायर, तो बताओ 1/2, 2 से 2 मर जाएगा अंदर, ये अंदर आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बचा। अच्छा ये cos थीटा भी तो है इसके साथ, यहाँ पे cos थीटा लगा देंगे, यहाँ पे cos थीटा भी तो रहेगा ऊपर साइड पे कहाँ भी रहेगा ऊपर साइड ये, तो यहाँ पे cos थीटा। अच्छा E1 इतना आ गया, अब E2 भी तो उतने आएगा जब इतनी है, तो E1 E2 दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, और E2 भी इतने आएगा तो दोनों बराबर ही आएंगे। तो क्या ये नहीं लिख सकते इसको E रिजल्टेंट 2, अब E1 बराबर E2 तो कुछ भी मान लो 2E, अब E1 बराबर E2 तो 2E1 cos थीटा मान लेगा। अरे नहीं समझा तो ऐसे रख दो, ठीक है देखते हैं। पहले हम E1 रख दें, दोनों बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और cos थीटा, ओके। E2 भी इतना ही आएगा 1/4 पाई, दिख रहा है जो एप्सिलॉन नॉट q बाई, अगर कोई हम लोग मान लेते हैं कि कोई मीडियम में रखे हो या माध्यम में कराए तो माध्यम का क्या हो जाता है 1/4 पाई अपना k आ जाता है, बस एक टर्म और बढ़ जाता है, यहाँ पे k आ जाता है, ठीक है। तो उसको चाहे लेके चलो बाद में रख देंगे, क्या है x स्क्वायर प्लस उसको बोलते हैं परावैद्युता, और ये भी क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दिख रहा है नीचे, नीचे दिख रहा है, अब देखो बच्चों ये सब चीज कॉमन ले लें, अरे भैया दुगना ही तो है, जस्ट जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू है तो जस्ट दुगना कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x स्क्वायर, जितना भी अगर एक ये है एक ये तो दो हो जाएंगे, सेम वैल्यू है जुड़ जाएंगी, l स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस का ऐड कर दीजिए, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 cos थीटा, अभी इतना ये रिजल्टेंट है, ठीक है। ऊपर वाला मिटा देना, ठीक है, ऊपर वाला मिटा दें इसको, देखते हैं इसको मिटा दें, ये वाला टर्म हम लोग एक्सपेंड करें, ये वाला टर्म आगे बढ़ा रहे, ठीक है। ये रिजल्टेंट देखो कितना आएगा, अब देखो यहाँ पे cos थीटा टर्म है, अब cos थीटा कैसे निकालेंगे, तुम्हें थीटा तो यहाँ पे दिया नहीं कि 45 दिया है कितना दिया, कुछ नहीं दिया, तो cos थीटा कैसे हटाएंगे आओ देखते हैं। तो cos थीटा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, देखो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण,
तो देखो आधार लिख दिया बटे कर्ण। अब बच्चों देखो आधार अच्छा कितना है, आधार यही तो है, और सेम तरीका इधर भी बनेगा ऐसे। तो एक तरफ का देखें ना आधार, क्योंकि दोनों तरफ सेम है, दोबारा करने की जरूरत हमें नहीं, तो आधार कितना हो जाएगा बच्चों, एल हो जाएगा। कर्ण कितना है, कर्ण ये वाली भुजा ये, और ये निकाल के कितना लाए हैं कर्ण, ये देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हमें cos थीटा की आवश्यकता क्यों पड़ी, देखो हमें cos थीटा, यहाँ पे बच्चों एंगल तो दिया नहीं कि 30 दिया हो, अगर तुम्हें क्वेश्चन दे दे यहाँ पे 30 दे दे तो हम भी 30 रख देते डायरेक्ट, और cos 30 का मान रख देते जो भी होता। अब लेकिन यहाँ पे थीटा अननोन है, थीटा में ज्ञात ही नहीं, तो हमने जुगाड़ बना के ऐसे पाइथागोरस प्रमेय 10th की ट्रिग्नोमेट्री यूज कर ली, ये निकाल सकते हैं। अब ये cos थीटा का मान क्या हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं इसकी जगह पे, और देखते हैं तो 1/4 पाई एफ फाइलन नॉट क्यू अपॉन, इसको 2 लिख दें यहाँ पे, ये वाला 2 यहाँ एडजस्ट कर दें, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, और देखो cos थीटा की जगह पे ये वाली वैल्यू ये वाली यहाँ पे पुट कर दें और रखते हैं एल अपॉन, अब देखो इसको खोल लें ऐसे, रूट को हटाएंगे, रूट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, रूट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, क्या जाएगा 1/2। अच्छा देखो ये जब अगर इसके ऊपर कुछ नहीं पावर तो 1 है, और इसके ऊपर 1/2 1, और जब नीचे के बेस समान होते हैं तो ऊपर पावर क्या हो जाती है, घातें क्या हो जाती है आपस में जुड़ जाती है, क्या हो जाती है जुड़ जाती है, तो इनको घातों जोड़ रहे हैं, ठीक है। 4 पाई एफ फाइलन नॉट 2 क्यू, ऊपर एल आ जाएगा, ऊपर एल आ जाएगा, और नीचे के बेस समान है तो पावर क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा। नीचे के बेस समान है तो पावर क्या हो जाती है बच्चों, जुड़ जाती है। अब देखते हैं, अब देखो यहाँ पे, और डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या थी, डायपोल में P बराबर क्या होता है Q इंटू उनके बीच की दूरी, Q इंटू इतना याद रखो, 2 भूल जाया करो, इतना याद रखो, दो चार्ज के डायपोल मोमेंट होता है Q, मैग्नीट्यूड में रख लो, प्लस माइनस नहीं, मैं एक का चार्ज लिख लो मैग्नीट्यूड में, Q इंटू के बीच की दूरी, बच्चों बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी कितनी है L एंड L कितनी है 2L है, कितनी है 2L। अब बताओ अगर हम इसकी जगह पे, अगर इसको हम थोड़ा ऐसे लिखते, देखो Q इंटू 2L, क्या इसकी जगह पे हम ये P नहीं लिख सकते हैं, यस ऑफकोर्स लिख सकते हैं, तो 1/4 पाई एफ फाइलन नॉट, इसकी जगह पे ये देखो ये लिखा है, इसको हम लोग यहाँ पे रख लें P अपॉन नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आ गई है, ये तुम्हारी आ गई इक्विटोरियल पोजीशन, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन इसको थोड़ा और हम थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, हम लोग क्या मानते हैं कि जो दो एक डायपोल मोमेंट होते हैं, दो चार्ज होते हैं, ये इनकी बीच की दूरी बहुत ही छोटी होती है इन कंपैरिजन टू एक्स, जो x है इसकी तुलना में जो l होता है बहुत ही छोटा। अब ये पता x होगा सेंटीमीटर में, ये l पता किस में होता है माइक्रोन में, माइक्रोन में होगा नैनोमीटर। अब बताओ अगर हम लोग क्या करें, तो यहाँ माना जाता है जो x है जो ग्रेटर देन किससे तुलना में l, x की तुलना में जो l है बहुत ही छोटा होता है, और जब उसका स्क्वायर करोगे बच्चों तो और भी छोटा हो जाएगा, जब उसका स्क्वायर करोगे तो l क्या हो जाएगा और भी छोटा हो जाएगा। अरे भैया x सेंटीमीटर मान लो, अगर x बराबर मान लिए 1 सेंटीमीटर, पता है l कितना होता है 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर होता है, अब 1 माइक्रोमीटर और 10 की पावर -6 मीटर होता है। अब x का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, देखो 1 माइक्रोमीटर ये बहुत छोटा -6 है, ये -2, अब स्क्वायर करोगे -12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अब ये कितना हो जाएगा -4 मीटर, और ये स्क्वायर करोगे -4 मीटर हो जाएगा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा -12 मीटर हो जाएगा। अब देखो l जब स्क्वायर कर दिया और छोटा हो गया, -2 मतलब बहुत छोटा हो गया ना। अब तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, तो x की तुलना में l को क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं, नगण्य मान लेते हैं, x की तुलना में नगण्य मान लेते हैं। बच्चों इसको नीचे मिटा दें, जगह नहीं हमारे पास, और देखते हैं तो x की तुलना में उसको नगण्य मानेंगे तो इक्विटोरियल ये रिजल्टेंट मानो, देखो y वाली तो ये 0 हो गई थी कंपोनेंट लेने, क्योंकि इक्वल और अपोजिट वेक्टर जब होते हैं विपरीत तो 0 हो जाते हैं। अब ये देखो, अब 1/4 पाई एफ फाइलन
नॉट पी अपॉन, अगर x तो एल को हम लोग क्या मान लेंगे, एल को मान लेंगे टेंडिंग टू जीरो, तो एल को जीरो पुट करो वहां पे, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर बाई 3/2। अब देखो इसको क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन एक्स, ये तो जीरो है तो ये कितना आ जाएगा एक्स की पावर 6 हो जाएगा, और बाई 2 तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 3। तो यही लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन एक्स क्यूब आ गया, वही रिजल्टेंट, और यही रिजल्टेंट क्या बोली जाएगी, यही इक्वेटोरियल पोजीशन पे, यही निरक्षीय स्थिति पे व्यंजक आ जाएगा, डेरिवेशन इसका आ गया, ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। ये मतलब तो ई निरक्षीय स्थिति में क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन एक्स क्यूब, जबकि अच्छी स्थिति में क्या होता था 2p अपॉन एक्स क्यूब आता था, क्या आता था 2p अपॉन एक्स क्यूब आता था। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने जैसे अच्छी स्थिति में वेक्टर फॉर्म लिखना सिखाया था, हमने अच्छी, अच्छा देखो अब वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं देखते हैं। सबसे पहले बताओ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है बच्चों की नहीं, इधर जा रही है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर। भैया देखो E1 sin E1 E2 दोनों cos थीटा वाले टर्म कहाँ होते हैं, ऐड हो रहे थे, इधर जा रही थी, ये देखो, अरे ये कंपोनेंट है, ये वाला तो जीरो पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर है। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, तुल्य जो है किधर, एक दूसरे के अपोजिट, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, तो इनके बीच में थीटा बच्चों कितना है, थीटा कितना 180। तो यही पूछ देते हैं निरक्षीय स्थिति में डाइपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना होता है 180, जबकि अच्छी स्थिति में क्या था बच्चों डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक डायरेक्शन में, वहां पे थीटा कितना रहता है जीरो आ रहा था, कितना रहता। अब 180 का वेक्टर में मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट मतलब होता है निगेटिव, तो इसी को अगर हम लोग ऊपर मिटा दें, इसको मिटा दें बच्चों, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ निरक्षीय स्थिति में डाइपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना होता है 180, जब अच्छी स्थिति में क्या आ रहा था जीरो आ रहा था। अब इसी को हम थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में पूछते, बताओ वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में लिखना, वेक्टर के ऊपर क्या लगे, वेक्टर का एरो होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी और 1/4 पाई, और मान लिया, अब देखो हमने मान लिया कि पूरा जो एक जहाँ पे देख रहे थे उसका मीडियम है, मीडियम का सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लिया के, क्या है के, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डाइलेक्ट्रिक नहीं होती, तो यहाँ मान लो क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग में हमने नहीं लिया, लास्ट में मान लिया। अगर ये फॉर्मूला किसके लिए होगा, एयर या वैक्यूम के लिए, एयर या निर्वात, जो निर्वात होती है एयर होती है उसके लिए के का मान क्या होगा 1, अगर ये 1 रख दो यही फॉर्मूला आ जाएगा। अब लेकिन जो इंसुलेटर होते हैं जो अचालक होते हैं उनके लिए के का मान होता है, और जो मेटल होती है उनके लिए के का मान इनफाइनाइट होता है, कितना होता है इनफाइनाइट होता है। अब देखो ये 1 पर अब मान लिया के, जो इंसुलेटर के, अब के का मान जैसे इंसुलेटर मतलब कांच हुआ, ग्लास हुआ, ग्लास का हो गया, इनके सबके, ठीक है। अब के इनटू और पी आ जाएगा अपॉन एक्स क्यूब। अब लेकिन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और रिजल्टेंट वेक्टर था एक दूसरे कैसे हैं अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या लगा दो ऐसे लगा दो, और ये वेक्टर का साइन, ये हो गया आपकी वेक्टर फॉर्म में, ये आपको वेक्टर फॉर्म में मिली, ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। ये अपोजिट है ना, 180 मतलब है होता है दो वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल है, दूसरे अपोजिट, ये वेक्टर फॉर्म में होगा, ठीक है। ये पूरा होगा, ठीक है। अब इसको हम अब दोनों को समराइज करते हैं एक बार, सब मिटा दें बच्चों, पूरा मिटाने की कोशिश करें, एक दो बार करोगे तो आ जाएगा समझ में। जिसको वेक्टर, अगर 11th का टॉपिक होता है वेक्टर, अगर आप उसको छोड़ रखे हैं तो पूरी फिजिक्स में दिक्कत होती है। सबसे पहली बात तो आपको वेक्टर अच्छे से आने चाहिए। अभी हम लोग फोर्स के कूलॉम लॉ वाले क्वेश्चन करेंगे, उसमें देखना भरपूर वेक्टर का यूज होता है, बना देते हैं। तो ये किसमें आ गए बच्चों, ये आती है इक्वेटोरियल पोजीशन, कहाँ पे आई है इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन में आई है। और हमने कुछ दिन देखा था अच्छी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती थी, ऐसे देखो ये माइनस क्यू चार्ज होता था, ये प्लस क्यू चार्ज होता था,
इनके बीच की दूरी हम लोग मान लिया था, सेंटर से यहाँ पे देखना था, इस पॉइंट पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड x दूरी पे, और ये L था और ये L, ऐसा माना था। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, इस पॉइंट पे E एक्सियल आया था उसे 1/4 पाई f फाइल नॉट, मीडियम मान लोगे तो क्या आ जाएगा बस, अरे भैया मीडियम मान लोगे तो क्या आ जाएगा, के का मान, एयर मान लोगे तो क्या, एयर में के का मान क्या होता है 1 होता है, वो 1/4 पाई एफ नॉट, और p, और यहाँ पे बस अंतर कितना 2p/x³ आता था। और ये वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं इसे, क्योंकि इनके बीच में थीटा कितना आता था 0 आता था, याद रखना एक्सियल पोजीशन में, एक्सियल में थीटा 0 आता, क्योंकि डायपोल मोमेंट इधर था और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर ही जा रही थी, इधर ही नेट इलेक्ट्रिक, दोनों के सेम डायरेक्शन में, जब सेम डायरेक्शन में होते तो थीटा 0, यहाँ पे क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट है देखो ये -q +q, ये इनको ये सेंटर से हमने देखा x दूरी पे, यहाँ पे ये अभी देख चुके ना, ये L ये L, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर आएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही थी बच्चों, इधर जा रही थी, अरे ये वाली तो कैंसिल आउट हो गई थी, इक्वल एंड अपोजिट थी, ये थीटा था तो ये थीटा, और ये इधर अगर E1 आ रहा था इसके कारण E2 आ रहा था, ये थीटा, तो इसके कारण अपोजिट वेक्टर आ रहा था, तो यहाँ माइनस, ठीक है। अगर हम लोग पूछते हैं बताओ, अगर हम ये डिस्टेंस को बराबर रखें, इसमें जितनी है उसमें, तो पूछते हैं बताओ इक्वेटोरियल एक्सियल और इक्वेटोरियल का रेशियो क्या होता है, अनुपात बताओ, तो देख लो ना कितना होगा अनुपात, इक्वेटोरियल एक्सियल के बराबर कितना है 1/4 पाई f फाइल नॉट इनटू 2p/x³ अपॉन एक्सियल में कितना आ जाता है, इक्वेटोरियल में 1/4 पाई f फाइल नॉट p/r³ कितना था बच्चों, p/r, ये बराबर है सॉरी x³ होगा, x³ है ना, हम लोग x मानी, ये डिस्टेंस आती, ये वाली तो हट जाती है, x³ p से p, तो कितना आता है, तो इसका अनुपात आता है p। तो जो एक्सियल पोजीशन पे जो एक्सियल अच्छी स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती वो दुगनी होती किसकी तुलना में, निरक्षीय स्थिति की तुलना में, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ क्या होता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि ऐसे दे देते हैं हमारे पास 4 इक्वल चार्ज है, इक्वल हो या अपोजिट हो उससे कोई मतलब नहीं, ऐसे इसको A B C D पूछते हैं, D पर जो D पर आवेश पुट है रखा है उसके कारण B उस पे लगने वाले बलों का बल ज्ञात करो, रिजेक्टेड तुल्य फोर्स ज्ञात करो, या ऐसे ट्रायंगल वाले क्वेश्चन दे देते हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।